नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो। पिछले वीडियो में अपन ने क्लास 7th की पॉलिटी स्टार्ट की थी। पहले चैप्टर में अपन ने समानता के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि समानता कैसे जीवन का एक मौलिक अधिकार है और बिना समानता के किस प्रकार गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है। आज दूसरे चैप्टर में अपन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, कैसे स्वास्थ्य अपने दैनिक जीवन और अपने मानसिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या समानता की जो संकीर्ण अवधारणा वर्तमान में विद्यमान है वो पर्याप्त है। क्या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच निजी क्षेत्र की बस की बात है या बिना सरकार की भूमिका के 100% लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बटी हुई है, तो उन सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे। निजी क्षेत्र किस प्रकार सरकारी क्षेत्र से अलग है इस चैप्टर में ये भी जानेंगे। उसके साथ साथ अपन इस चैप्टर में 2 केस स्टडीज़ दे रखी है कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को हर व्यक्ति तक और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य बल्कि संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें 2 केस स्टडीज़ दे रखी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यही जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य अपन है ना, स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार की तरह मानते हैं कि स्वास्थ्य जीवन को जीने का एक मौलिक अधिकार है। जिस तरीके से समानता जीवन को जीने का मौलिक अधिकार है कि बिना समानता के व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, उसी प्रकार स्वास्थ्य को भी एक मौलिक अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकार क्यों स्वास्थ्य के बिना अपन एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। इस स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार से रिलेशन अपन कैसे बिठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि बेसिक चीज़ें होती है, खाना, पानी, रहना, ये सब अपनी बेसिक सुविधाएं। अपन इन बेसिक सुविधाओं के बिना बराबर जीवन नहीं जी सकते, मतलब कि एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो आप सोचो कि आपको पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, पीने का जो पानी आपको मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत सारे कीटाणु है, बहुत गंदा पानी है, तो क्या आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो। भारत में 22% कितनी 22% जो बीमारियां हैं ना वो गंदे पानी की वजह से होती है। तो अपन इसको जोड़ सकते कि कैसे एक स्वच्छ पानी व्यक्तियों को बीमारी से बचा सकता है। तो पानी जीविका निर्वाह के लिए एक बेसिक ज़रूरत है, तो बेसिक ज़रूरत का मतलब बिना पानी के व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता है। तो पानी, खाना, जीविका निर्वाह के लिए पौष्टिक भोजन, मतलब कि एक ऐसा भोजन जिससे व्यक्ति एक संतुष्टिपूर्ण और समृद्ध, मतलब कि कह सकते कि एक बेहतर जीवन जी सकता है। तो बिना पौष्टिक भोजन के वो कैसे स्वास्थ्य, मतलब एक मेंटली और फिजिकली स्टेबल कंडीशन में जीवन जी सकता है। तो बिना इन सुविधाओं के व्यक्ति का जो गरिमापूर्ण जीवन है वो कैसे संपन्न होगा कि व्यक्ति को पीने और खाने को भी बेसिकली नहीं मिल रहा है। या फिर अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति बीमार है और उसको कोई बीमारी हो गई है तो और बीमारी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रवीश नाम का कोई लड़का है, रवीश को कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि टीबी हो गई है। अब उसको टीबी हो गई है तो टीबी के लिए उसके इलाज के लिए उसको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, दवाइयों को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में उसका जो जीवन जीने का जो अधिकार है, टीबी की वजह से जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो उससे छिन रहा है, क्योंकि वो टीबी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। तो जीवन का जो बेसिक राइट, जीवन का अधिकार, जो आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार दे रखा है वो छिन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन
स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जो जीवन का अधिकार है वो व्यक्ति से छिन जाता है। तो जो स्वास्थ्य की जो बेसिक सुविधा है, जिसमें उसको बीमारियों से निजात पाना, स्ट्रेस फ्री जीवन जीना, और बेसिक जो नीड होती है व्यक्ति की, फिर वो खाने की नीड हो, पानी की नीड हो, या फिर आवास की नीड हो, या फिर गरिमापूर्ण जीवन की समानता के आधार पर जीवन जीने की जो जरूरत हो, वो पूरी नहीं होती है, तो उसका मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मौलिक अधिकारों का हनन का मतलब है कि व्यक्ति अपने जो जीवन का जो बेसिक राइट है उससे वंचित रह रहा है। तो ये है कि स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन का मूलभूत अधिकार है। बिना स्वास्थ्य के व्यक्ति गरिमापूर्ण और जीवन के अधिकार से वंचित हो जाता है, इसीलिए स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। अब आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य किस प्रकार एक मौलिक अधिकार है और बिना स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस प्रकार होता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि अपन स्वास्थ्य को डिफाइन कैसे करें, स्वास्थ्य को डिफाइन कैसे करें। बहुत बार लोग फिजिकल हेल्थ को, कि आप फिजिकली अगर स्टेबल है, आप फिजिकली फिट है, तो आप स्वस्थ हैं। बहुत बार जैसे कि मैं, आप कोई भी, जैसे रवीश का नाम लिया, तो रवीश क्या है कि फिजिकली फिट है, वो दिखने में पूरा फिजिकली फिट लग रहा है, उसको कोई ऊपरी बीमारी अपन को नहीं लगी, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी कारण से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और ये उसका मेंटल स्ट्रेस उसको है ना कई बार सुसाइडल थॉट्स लाने के लिए मजबूर करता है, कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, किसी भी रीज़न की वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है। तो वो क्या मेंटली, मतलब फिजिकली वो हेल्दी है, वो दिखने में बहुत फिजिकली हेल्दी दिख रहा है, और उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे उसको फिजिकली अनफिट माना जा सके, लेकिन वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन फील कर रहा है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, और मेंटली डिस्टर्ब के कारण उसके अंदर है ना सुसाइडल थॉट आ रहे, तो उसको भी स्वास्थ्य, मतलब कि उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट माना जाएगा। मतलब कि स्वास्थ्य में सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी समझा जाता है। स्वास्थ्य का मतलब है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली जो व्यक्ति फिट होगा ना, उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर इंसान माना जाएगा। मतलब कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस भी बहुत आवश्यक है। सोशल फिटनेस का मतलब अपन ये ले सकते हैं कि जैसे कि अपने समाज में असमानताएं व्याप्त है, फिर वो लैंगिक असमानताएं ले लो, लैंगिक असमानताएं मतलब कि पुरुष और महिलाओं के साथ किया जाने वाला भेदभाव, और जातिगत असमानता ले लो। अब उस असमानता के कारण क्या होता है कि जैसे कि लैंगिक असमानता लो, लैंगिक असमानता अपन को हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर वो ऑफिस में हो या फिर घर में हो। इस असमानताओं के कारण महिलाओं को कई बार बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जैसे कि घर में किसी न किसी प्रकार का दबाव कि आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत बार आप देखोगे कि घर में अगर परिवार गरीब है, आप ये एग्जांपल लोगे कि गरीब परिवार है, अब गरीब परिवार में क्या होगा, किसी को है ना बेटे और बेटी दोनों को किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो अपनी पितृसत्तात्मक सोसाइटी में उस इलाज के लिए बेटी की जगह बेटे को प्रेफरेंस दी जाएगी, उससे वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रेसफुल होगी। तो ये हो गया सोशल फैक्टर। मतलब कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होता, उसके अंदर मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस भी माना जाएगा। स्वास्थ्य की जो संकीर्ण अवधारणा ली जाती है जिसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ को महत्वपूर्ण माना जाता है, ये स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल होता है, मतलब कि वो डिप्रेस फील करता है, तो उसके संदर्भ में बहुत गलत अवधारणा ली जाती है कि वो पागल है, वो मतलब कि वो समझदार नहीं है, वो मेंटली मतलब कि ऐसी मतलब अंधविश्वासपूर्ण बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती है। उससे क्या होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में और चला जाता है, वो इलाज होने की बजाय और अधिक डिप्रेशन में चला जाता है, उससे उसके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये समझना है
कि स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ से बढ़कर, फिजिकल हेल्थ इज इंक्लूडेड, पर फिजिकल हेल्थ से बढ़कर उसको मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो स्वास्थ्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ को समझा जाएगा। आई थिंक आपको स्वास्थ्य का मतलब समझ में आया होगा। अब वर्तमान में एक नया कॉन्सेप्ट और चल रहा है, वन अर्थ वन हेल्थ। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि वन अर्थ वन हेल्थ। इस वन हेल्थ में जो ह्यूमन की जो हेल्थ है ना, उसके साथ साथ अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट की हेल्थ, मतलब ये यूपीएससी में भी कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है और आप एग्जाम्पल्स में भी यूज़ कर सकते हो कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, वन अर्थ एंड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। इस हेल्थ कॉन्सेप्ट में सिर्फ मानव की हेल्थ को इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि जो आसपास के इन्वायरमेंट इंक्लूडेड जानवर और पक्षी और आसपास का जो पर्यावरण है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उस पर्यावरण में आपके पेड़ पौधे ले लो या फिर जानवर ले लो, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपना आसपास का इन्वायरमेंट अपन को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि कोविड की जो बीमारी आई थी, कोविड-19 जो आया था, वो कहता है कि जानवरों से फैली एक बीमारी है जो चाइना के फिश मार्केट से फैली थी। उसी प्रकार मंकी पॉक्स ले लो या फिर अन्य बहुत सारी बीमारी है जो जानवरों से फैलती है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने क्या समझा, स्वास्थ्य कैसे एक मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है और वन हेल्थ कॉन्सेप्ट समझे। अब आगे बढ़े तो आगे स्वास्थ्य क्या है ये अपन ने समझ लिया है। अब है ना, अब स्वास्थ्य के अंदर अपन ने ये भी पूरा वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे फिजिकल, मेंटल और सब चीज़ें इफेक्ट करती है। पानी वाला कॉन्सेप्ट, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये भी समझ लिया। अब आगे बढ़े तो आगे अपन समझते हैं कि मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट में कुछ फैक्ट्स आपको जानने हो तो फैक्ट्स ये कि भारत में वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है। मतलब आप बोलते हो ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस इज एवरीथिंग, नो, फिजिकल फिटनेस इज नॉट एवरीथिंग। वर्तमान में भारत में 15 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, जो बताता है कि बहुत डेंजरस सिचुएशन को बताता है कि मेंटल हेल्थ की इग्नोरेंस किस हद तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 to 90%, कितना, 70 to 90% लोगों को मेंटल हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका रीज़न क्या है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब कि आपको साइकोलॉजिस्ट बहुत कम दिखने को मिलेंगे, डॉक्टर्स जो मेंटल हेल्थ की केयर करते हैं वो कम देखने को मिलेंगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है जिससे कि अपन मेंटल हेल्थ की सुविधाएं, जैसे गाँवों में और शहरों में जो ये बीमारियां अधिक देखी जाती है वो नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा रीज़न अपन को देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ के संदर्भ में, जो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है कि मेंटल हेल्थ का मतलब एक प्रकार का कलंक माना जाता है कि व्यक्ति पागल है, ऐसा समझा जाता है, जिसके कारण लोग अपनी मेंटल इलनेस के बारे में बताने से डरते हैं। वर्तमान में बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम इस संदर्भ में चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी वर्तमान मेंटल हेल्थ डे भी चलाया जाता है। सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिससे मेंटल हेल्थ के संदर्भ में अवेयरनेस बढ़े। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, मनोदर्पण ऐप है, जिसके माध्यम से आप डॉक्टर से अपनी हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर सकते। कौन सा ऐप? मनोदर्पण। ठीक है, ये सब आपको समझना है कि मेंटल हेल्थ वर्तमान में एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सिचुएशन है कि आज मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ें तो आगे जानते हैं कि स्वास्थ्य के संदर्भ में 2 प्रकार की सेवाएं अपन के इधर अवेलेबल है। एक तो होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
कौन सी? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। और एक होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, सार्वजनिक का मतलब है कि सबके लिए अवेलेबल, कम रेट में अवेलेबल, ये सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं होती है। मतलब कि सरकार आपको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में अवेलेबल करवाने की कोशिश करती है। ठीक है, वही निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब होता है कि किसी निजी व्यक्ति या निजी हॉस्पिटल के द्वारा, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। अब निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कंपैरिजन करें तो निजी स्वास्थ्य सुविधा है ना, वो ज़्यादातर महंगी होती है। बड़े बड़े शहरों में ये सुविधाएं आपको आसानी से देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना में महंगी होती है। इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि महंगी होने के कारण सब लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गरीब व्यक्ति है रविश और दूसरा है सुरेश। अब सुरेश क्या है कि अमीर व्यक्ति है और रविश है ना, वो गरीब व्यक्ति है। अब उसके घर में किसी को बीमारी हो गई टीबी की, और एक सुरेश के घर पे किसी को बीमारी हो गई टीबी की। अब सुरेश के पास पैसे, तो वो क्या करेगा? निजी अस्पताल में जाने की कोशिश करेगा। क्यों? एक तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं में इंस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि उधर पैसों के बदले सुविधाएं दी जा रही, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सुविधाएं प्रोवाइड। दूसरा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होगी वो कम पैसों में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उधर क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती है, तो गरीब लोगों का परसेंटेज अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में आपको भीड़ बहुत अधिक मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत अधिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता और सुविधाएं थोड़ी सी निजी क्षेत्र की तुलना में आपको कम बेहतर देखने को मिलती है। तो उससे क्या होगा कि जहां सुरेश की बीमारी बहुत जल्दी और आसानी से ख़त्म हो जाएगी, वही रविश को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा उस सुविधा को प्राप्त करने में। ठीक है, लेकिन सरकार वर्तमान में सबको स्वास्थ्य सुविधाओं तक अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। उसके लिए आप देखोगे कि आयुष्मान भारत योजना आपने सुना होगा। इसके तहत सभी व्यक्तियों को 5 लाख तक का बीमा सुविधा दी जाती है, जिसमें आप अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हो। सरकार द्वारा बहुत सारे टीकाकरण अभियान भी चलाए गए हैं, जिससे कि पोलियो है, टीबी है, उन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है, जिससे कि इन बीमारियों से निपटा जा सके। उसके साथ साथ सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान, ये स्वच्छता अभियान भारत में स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाने और देश को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान का कारण ये था कि भारत में ओपन डिफेकेशन मतलब कि खुले में शौच की और गंदगी बहुत अधिक होने के कारण बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन देता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को स्वच्छता संबंधी और पानी में गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन स्वच्छता अभियान के बाद स्थिति में सुधार आया है। बहुत सारे देश के बहुत सारे राज्य मतलब देश के बहुत सारे शहर और राज्य ओपन डिफेकेशन फ्री भी हो गए। मतलब कि खुले में शौच की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और बहुत सारी जो स्वच्छता टेक्निक्स हैं उनको अपनाया गया है। WHO ने और बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत के स्वच्छता अभियान की उन्होंने तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि इस अभियान के कारण भारत ने बहुत सारी बीमारियों के जो इन्विटेशन थे उनको ख़त्म कर दिया है और जैसे हैजा है, डायरिया है, इन बीमारियों से निपटने में भारत ने बहुत हद तक भारत ने इस बीमारियों को ख़त्म भी किया है। तो ये बताता है कि सरकारी प्रयास किस हद तक इन बीमारियों को या फिर
कह सकते हैं कि स्वच्छता के दिशा में या स्वास्थ्य के दिशा में बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं तक को लोगों तक पहुंचाना और बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना आज भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती। आज भी गरीबी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने तक बहुत बड़ी दुविधा है। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आज भी सीमित है। लोगों को जो सरकार द्वारा चलाई गई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन सुविधाओं का वास्तविक स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी सरकारी सुविधाओं तक को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा एक लिमिटेशन के रूप में सामने आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों में जाना पड़ता है। जैसे आज भी भारत में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, आज़ादी के बाद इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और सरकारी योजनाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज 90% से अधिक जो डिलीवरीज होती है वो स्वास्थ्य केंद्रों में होती है। ये सरकारी योजनाओं का ही परिणाम है कि जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के कारण जो हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी होती है उसको बढ़ावा मिला है, लेकिन इस दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है। अब इन दिशा में प्रयास किस प्रकार किए जा सकता है उसको समझने के लिए अपन 2 केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो केस स्टडीज़ है, एक तो केस स्टडीज़ है केरल की केस स्टडी, जो भारत का ही एक राज्य है केरल। केरल के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। कारण है यहाँ की जो सरकार है उन्होंने इस क्षेत्र को कि सरकार की भूमिका को बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि केरल ने अपना जो टोटल जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बजट है ना उसका 40% ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों अब क्या होगा कि जो अप डाउन अप्रोच थी ना कि भाई सरकार खुद सबको सेवाएं देगी और लोगों की अप्रोच को जानने की कोशिश नहीं की कि लोगों को क्या चाहिए, सरकार क्या देना चाहती है और लोगों को क्या चाहिए। उसमें एक डिफरेंस होता है कि मैं क्या चाहती हूँ। जैसे मेरे को चाहिए कि हमारे गांव में स्वच्छता की सुविधा नहीं है, ठीक है, और जो सरकार चला रही है टीबी मुक्त अभियान। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वांट एंड व्हाट सरकार क्या देना चाह रही है। तो अब क्या किया सरकार ने, क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को 40% बजट दे दिया कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का 40% बजट आपको दे रहे, आपको क्या चाहिए आप उसके अनुसार ये पैसा खर्च करो। जैसे कि ये वाला ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ना टीबी की समस्या बहुत अधिक है, तो आप अपने 40% का एक बहुत बड़ा पार्ट टीबी की समस्या को खत्म करने में कर सकते हो। वही ये गाँव है, यहाँ पर स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है, तो आप स्वच्छता पर अधिक ध्यान दो। उसी प्रकार जो सी गाँव है उधर है ना, आप देखोगे कि टीबी और स्वच्छता की सुविधाएं तो अच्छी है कि भाई वो बीमारियां तो नहीं फैल रही है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर है ना जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना उसका थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप उस रीजंस का अध्ययन करोगे और उसके अनुसार वहाँ पर आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कौन से डॉक्टर्स बहुत अधिक करने, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय की जांच उस क्षेत्र की जांच के अंदर आप सुविधा दोगे। तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है उन्हीं के अनुसार पैसा खर्च होगा। ऊपर से फेंकने से तो कुछ होना नहीं है। आपको क्या चाहिए उसके अनुसार पैसा, जैसे मेरे को है ना ऐसे चाहिए कि भाई मेरे पास शिक्षा की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन सरकार बोल रही है तुम खाना खाओ, खाना तो है भाई, मेरे को तो शिक्षा चाहिए। तो फिर उस अकॉर्डिंग उस माइंडसेट से चलेंगे कि नहीं यार इनको खाना देने का मतलब नहीं, उनके पास तो खाना तो है लेकिन शिक्षा नहीं है, तो पहले मेरे को शिक्षा तक पहुँच अवेलेबिलिटी करवानी है। तो मैं क्या करूँगी, आप भाई आपके ग्राम में ना खाना तो बराबर मिल रहा है लेकिन शिक्षा व्यवस्था नहीं है, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप ये पैसा लो, आपकी जो डिमांड है आप उसके अनुसार पैसा खर्च करो। मैं ऊपर से
ये योजना चला पौष्टिक भोजन योजना, लेकिन मेरे पास तो पौष्टिक भोजन है, मेरे को तो दूसरी समस्या, उसके अनुसार पैसा खर्च किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो केरल ने यही किया, टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम टॉप अप्रोच चलाई, जिसमें क्या हो कि आपको क्या चाहिए उसके अनुसार पैसा खर्च करो। ग्राम पंचायतों को पैसा दे दिया, आपकी ग्राम पंचायत में क्या समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी आपकी ग्राम पंचायत में जो भी समस्या हो, आप अपना पैसा उसमें खर्च करो। सरकार सिर्फ आपको पैसा देगी, आपको क्या चाहिए आप खुद खरीदो। सरकार आपको इंडिकेट नहीं करेगी कि आपको उस पर खर्च करना है, सरकार एक बंडल दे देगी आपको, बंडल में क्या करना है कि सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करो। कौन सी स्वास्थ्य सुविधा पे खर्च करना है वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है आपके गांव में, वो आप डिसाइड करो और आप उस पर पैसा खर्च करो। उससे क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक अप्रोच की बजाय डिमांड के अनुसार अप्रोच बनाएगी, जिससे क्या हुआ कि आज केरल में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का एक वन ऑफ द टॉप स्टेट माना जाता है, जहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं अवेलेबल है। समझ में आया। अब दूसरी जो केस स्टडी दे रखी है, एक है कोस्टारिका। कोस्टारिका एक देश है जो दक्षिण अमेरिका के इधर, मतलब कि मिडिल अमेरिका में स्थित है। ये देश एक समय ऐसा था जहाँ पर इस क्षेत्र में बीमारियाँ बहुत अधिक थी, हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की बीमारी थी। एक समय ऐसा आया तो वहाँ की सरकार ने डिसाइड किया कि हम अपनी सेना को भंग करेंगे और उस सेना में जो पैसा खर्च हो रहा है, मतलब कि सेना में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल अपन स्वास्थ्य सुविधाओं में करेंगे और सभी व्यक्ति को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उससे क्या हुआ कि लोगों का हेल्थ इंडेक्स बढ़ा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक अवेलेबिलिटी बढ़ी, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, लोगों की बीमारियों पर ध्यान दिया गया। इससे लोगों की जो बीमारियां थी, मतलब स्वच्छता में और स्वास्थ्य में उस देश की स्थिति सुधरी। आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इस देश का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत उच्च स्तर है, क्योंकि स्वास्थ्य को अपन हैप्पीनेस से जोड़ सकते हैं। कैसे? आपका सर दर्द हो रहा है तो आपकी स्माइल अपने आप गायब हो जाती है, आपका पेट दर्द हो रहा है तो आपको क्या, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। तो और मेंटली डिस्टर्ब का मतलब कि आपकी हैप्पीनेस गायब होना। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने कोस्टारिका की हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बनाया और साथ में उनकी एक इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली नेचर, मतलब कि उन्होंने वन हेल्थ अप्रोच को भी अपनाया, जिससे न सिर्फ ह्यूमन बीइंग की हेल्थ बल्कि आसपास के इन्वायरमेंट की हेल्थ के प्रति जागरूकता ने उनके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और स्वास्थ्य के प्रति जो दृष्टिकोण था उसको बेहतर किया और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ाया। इन केस स्टडीज से अपन सीख सकते हैं। भारत के संदर्भ में भारत को ये नहीं कहा जा सकता कि आप सेना भंग करो, क्योंकि भारत के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है जब भारत के आसपास चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं। लेकिन भारत कम से कम केरल जैसा मॉडल अपना सकता है, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी का मौलिक अधिकार मानते हुए सब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को किसी का विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए कि सिर्फ आप अमीर है इसलिए आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा को एक बेसिक ज़रूरत माना जाना चाहिए जिस तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। स्वच्छता अभियान भारत का एक बहुत अच्छा प्रयास था, जिसको और बेहतर किया जा सकता है और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और उसको लाइफस्टाइल में शामिल किया जा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। धन्यवाद।